Hello aspirants, in this video we are going to analyze the anthropology paper of 2022 और एनालिसिस के साथ ही हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या इस वक्त आपके लिए सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कुला रिंग. अब कुला रिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव एज वेल एज जो आपके पास जम्मू कश्मीर का पेपर है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो दो चीज़ें जो है वो आपके इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो प्रोसेसेस, दैट इज कुला रिंग एंड अलॉन्ग विद कुला रिंग आपके पास जो है वो पॉटलैश. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यूपीएससी हर तीसरे साल कुला रिंग के ऊपर कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछती है. तो इवेंचुअली हमें ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये सवाल कुला रिंग के ऊपर पूछा गया. ठीक है, अब इस सवाल को स्ट्रक्चराइज कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. पहले आपको इंट्रो के अंदर ही कुला क्या चीज़ है वो आपको बतानी है, दैट दिस इज़ अ सेरिमोनियल एक्सचेंज सिस्टम जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, मेजरली जो गुड्स होती हैं वो सर्कुलर मैनर के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद कुला रिंग का प्रोसेस क्या है. ठीक है, ये काम कैसे करता है. ठीक है, मवाली और सलावी जो है वो किस तरह से मूव करता है उस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है. देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज़ व्हाट आर द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और आगे से जो जम्मू कश्मीर के अंदर सवाल पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं कुला रिंग के. तो दोनों के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कुला रिंग एज वेल एज द पॉटलैश. ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन कंक्लूड. ठीक है, तो ये चार जो पार्ट्स हैं इस सवाल के वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. देन उसके बाद वुफ सापीर हाइपोथेसिस. ठीक है, वुफ सापीर हाइपोथेसिस इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड एज लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म. वुफ सापीर हाइपोथेसिस अगेन आपको इंट्रो करना है इसके बारे में कि वुफ सापीर हाइपोथेसिस क्या होता है. वुफ सापीर हाइपोथेसिस बेसिकली कहता है दैट आपका जो थॉट प्रोसेस है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर लैंग्वेज, यानी कि जो आपका लैंग्वेज है इट कैन इन्फ्लुएंस कल्चर. फिर उसके बाद बात आती है बॉडी की. बॉडी के अंदर दो मेजर एस्पेक्ट्स होने चाहिए. एक तो है कि आपके पास वुफ वुफ हैं उन्होंने किस तरह से इस हाइपोथेसिस को समझाया है, वो जो पूरा का पूरा इनका वर्क है वो लिखना है. फिर उसके बाद एडवर्ड सापीर का जो होपी इंडियंस के अंदर काम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन दी पर्सपेक्टिव्स, इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और लोगों के पर्सपेक्टिव्स हैं वो लिखने हैं. एंड देन यू कैन कंक्लूड. इस तरह से सवाल को आपको लिखना है. देन उसके बाद हॉलिज्म वर्सेस एटमिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, आगे चल के जो वीडियोज़ होंगी हम उन वीडियोस के अंदर आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड एनालिसिस भी देंगे. ठीक है, सो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि ऊपर ऊपर से बता के आगे निकालते जा रहे हैं. देन उसके बाद बात आती है होलिज्म वर्सेस एटमिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. होलिज्म का मतलब क्या है कि आपको हर एक डिसिप्लिन में से कुछ कुछ चीज़ों को लेना है, दैट इज़ होलिज्म. एटमिज्म का मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ को पकड़ा और फर्दर रिसर्च जो है वो आपने उसी चीज़ के अंदर की. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दोनों चीज़ें हैं. होलिज्म भी दिखाई देता है और कहीं ना कहीं जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर एटमिज्म भी दिखाई देना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का एनालिसिस जो है वो इसके अंदर करना है. इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ये समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं. फिर उसके बाद बॉडी के अंदर ये पहले जो है वो होलिज्म को लिखिए कि होलिज्म कैसे काम करता है, राइट एनी केस स्टडी टू डेमोन्स्ट्रेट इट. फिर उसके बाद जो है वो एटमिज्म के बारे में लिखिए. एटमिज्म की अगेन यू कैन राइट एनी केस स्टडी दैट यू डिज़ायर, कि जहाँ पे
एक पर्सपेक्टिव को लेके एक चीज़ को समझाया गया हो, ठीक है। जैसे मार्कल मॉस वगैरह का काम वो एटमिज्म की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है यू कैन कंक्लूड। सो इस तरह से अगेन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, ठीक है। अगेन द जो डिटेल्ड एनालिसिस हैं इन सवालों के वो अगली वीडियोस के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आपको हल्का फुल्का बता दिया जाए कि सवाल को किस तरह से हल करना है और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देन द मॉडल्स इन एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए इन यूपीएससी पेपर जो आपके पास 2021 का पेपर है यूपीएससी का, उसके अंदर बायो कल्चरल मॉडल के ऊपर या फिर बायो कल्चरल अप्रोच के ऊपर सवाल पूछा जाता है। नाउ इट्स अ मॉडल ऑफ डेटा कलेक्शन इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब वहाँ से ही जो है वो ये सवाल पूछ लिया गया मॉडल्स इन एंथ्रोपोलॉजी कि अलग अलग मॉडल्स क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। बायो कल्चरल मॉडल्स हैं, एथनो आर्कोलॉजिकल मॉडल्स हैं, तो वो मॉडल्स के बारे में इस सवाल के अंदर लिखना है। देन उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। अब देखो अगेन इन 2019 एंड 2020 बार बार ये सवाल पूछा गया कि 2020 के अंदर जो कल्चरल पर्सनालिटी को एनालाइज करने की जो अप्रोचेज हैं उनके ऊपर सवाल पूछा गया। अगेन रूथ बेनेडिक्ट वाज देयर, द क्वेश्चन इज देयर। देन उसके बाद 2020 के अंदर नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर सवाल पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज द नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़। देयर ऑल्सो द क्रिटिसिज्म ऑफ रूथ बेनेडिक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेंचुअली इस सवाल को आपको जो बॉडी है, दो चीज़ें इसके अंदर लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ द कॉन्फिगरेशनिस्ट अप्रोच ऑफ रूथ बेनेडिक्ट, और रूथ बेनेडिक्ट किस तरह से अपोलियन डायनोजियन पर्सनालिटी को बताती हैं और कहाँ कहाँ पे उन्होंने इस पर्सनालिटी को सब्सटेंशिएट करते हुए काम किया है। फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट की नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ और उनका जो मेथड था टू स्टडी द कल्चरल फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, उस मेथड के बारे में लिखना है। एंड देन उसकी जो जापानीज नेशनल कैरेक्टर स्टडी है क्रिस्टमम एंड स्वॉर्ड, उसको जो है वो लिखना है। देन मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड द ए पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, इट वाज व्हाट वाज मीड्स थ्योरी अबाउट द कॉज ऑफ एडोलसेंट क्राइसिस, ठीक है, एंड व्हाट इज मीड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट। अब देखो बेसिकली दोनों सवाल जो है वो इंटीग्रेटेड हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप सवाल का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सवाल का इंटरप्रिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी होता है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि मार्गरेट मीड ने एडोलसेंट क्राइसिस का कॉज क्या बताया। पहले क्या किया जाता था, दैट बायोलॉजी इसको एक कॉज माना जाता था कि जो आपके एडोलसेंट क्राइसिस होते हैं उसका कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं दैट आर देयर इन द टीनेजर्स, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं। ड्यू टू दोज हार्मोनल चेंजेस टीनेजर्स जो है वो इस तरह से बिहेव करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मार्गरेट मीड सेज दैट इट इज द कल्चर, ठीक है। सो इवेंचुअली कल्चर जो है मार्गरेट मीड के हिसाब से आपका कैरेक्टर डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब यही जो है इट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्गरेट मीड, ठीक है। तो दो अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो दोनों सवालों को आराम से बैठ के पहले इंटरप्रेट करना है, ठीक है। सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ आप यही लिखोगे कि मार्गरेट मीड के हिसाब से जो आपकी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो मेजर कारण होते हैं एडोलसेंट क्राइसिस का। फिर उसके बाद बात कीजिए दैट क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मार्गरेट मीड के जो है वो कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल को रहे। अब अगेन द सेकंड क्वेश्चन एज वेल एज द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूपीएससी पेपर्स ऑल। तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन है मार्गरेट मीड का, अगेन इन द आई थिंक यूपीएससी का जो 2005 का पेपर था समवेयर, वहाँ से जो है वो ये पूछा गया था कि अब्राहम लिटन और उसी के साथ जो मार्गरेट मीड हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताना था, ठीक है। 1990s के अंदर भी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे थे, 2000 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चंस की छाप जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है,
ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा तरीका है दैट इफ़ यू वांट टू एस द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट जो 10 सालों के पिछले सवाल हैं उन सवालों को अच्छे तरीके से कर जाइए, यू आर गोइंग टू एस द एग्जामिनेशन वेल। फिर उसके बाद बात आती है एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेज, और इसको जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखो ये सवाल इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अगेन ये सवाल जो है वो भी यूपीएससी के पेपर से ही लिया हुआ है, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। Anthropology is the most scientific of the humanities. Why? Because you have properly chalked out methodologies. जैसे फ्रांस बोआ की मेथोडोलॉजी थी, प्रॉपरली हर एक स्टेप जो है वो उन्होंने बताया था कि इस तरह से वो स्टेप को आपने लेना है। एंड देन द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेस, ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम सब्जेक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, सब्जेक्टिविटी को छोड़ते नहीं हैं। अगेन यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्लिफर्ड गीट्स, क्लिफर्ड गीट्स का जो इंडोनेशिया के अंदर काम है, यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल हेयर। सो इवेंचुअली दिस क्वेश्चन हैज टू बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अगेन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे लिखना है, कैसे केस स्टडीज को प्लेस करना है, यू कैन इजीली एस दिस क्वेश्चन। देन उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आपको हर जगह से डेटा लेना है, तो इसका चैलेंज क्या होता है, एंड देन हाउ दे आर एड्रेस। अब देखो हाउ दे आर एड्रेस्ड, इसकी अलग अलग जो है वो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं। आजकल आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हो, जैसे आपके पास LTAS.TI हो गया। ठीक है, दिस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बहुत बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब देखो इस साल यूपीएससी एग्जामिनेशन में यही सवाल जो है वो आ गया दैट व्हाट आर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द बिग डेटा सेट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये सवाल पूछ लिया गया। तो इससे जो आपको सीख मिलती है वो ये है दैट इफ यू वांट टू एस योर एग्जामिनेशन, रीड द स्टेट सिविल सर्विसेज पेपर ऑफ द ऑप्शनल एज वेल एज द यूपीएससी पेपर्स, चाहे पिछले 10 साल के पढ़ लीजिए। जम्मू कश्मीर के तो खैर पिछले 2 साल के भी पढ़ने की ज़रूरत है आपको, और कुछ ज़्यादा जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैलेंजेस क्या हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के? द फर्स्ट इज़ द टीम वर्क, द सेकेंड इज़ द बिग डेटा सेट्स, जो कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए आपको अचीव करने पड़ते हैं। ठीक है, सो अगेन इसका जो पूरा बड़ा सोल्यूशन है वो हम अगली वीडियोज़ के अंदर प्रेजेंट करेंगे आपको। सो मेजरली जो है वो ये चैलेंज आपको मिलता है। अगेन द क्वेश्चन इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस, और अगला जो इन्होंने सवाल एक कदम आगे बढ़ाया, यूपीएससी को इन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। आई थिंक इन 2021 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ठीक है, और ये आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी। अब देखो यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बच्चों ने जिनको मैंने ये सवाल दिए थे, जो आई ऑल्सो इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इनटू माय टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने क्या किया कि पावर की डेफिनेशन लिख दी, अथॉरिटी की डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके बाद ऐसे लाइन लगा दिया, और फिर जो है वो कुछ पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए। बेसिकली दे वर नथिंग, रिपीटेड पॉइंट्स थे। ऐसा नहीं करना है, इट इज़ द अटर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट व्हाट इज पावर। पावर इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनी डिसीजन in the community, that is known as power. And what is authority? Authority का मतलब है कि जब आप कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हो या फिर डिसीजन को लेते हो, then eventually the people follow that decision. That is known as authority. The difference is that the power, it is the first step towards the authority. And eventually authority जो है वो आपके पास 3 तरह की होती है। ठीक है, कस्टमरी, रैशनल, लीगल, क्रिज्मेटिक, दीज आर द अथॉरिटीज। और रूरल कंटेक्स्ट के अंदर आपको बताना था।
ठीक है। रिलीजियस और द कस्टमरी अथॉरिटी इट रिलाइज विद द प्रीस्ट, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग हैं, जो जिनके पास स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, उनके पास होती है। देन उसके बाद जो क्रिज्मेटिक अथॉरिटी है, इट इज विद बिग मैन, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास जमीन होती है, जायदाद होती है, ठीक है। देन उसके बाद जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है, इट इज विद सरपंच, पंच, इट इज इन दी रूरल कंटेक्स्ट। अब देखो ऐसा है कि रट्टा मारना यहां पे फेल हो जाता है। अब यूपीएससी अगर इन लाइंस के ऊपर चल रही है, अगेन द स्टेट कमीशंस दे विल बी ऑन दिस लाइन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर यू कैन कोट एनी एग्जाम्पल, कोई भी विलेज स्टडीज का जो एग्जाम्पल है, जो केस स्टडी है, जो आपको याद आ रहा है, वेदर द एग्जाम्पल ऑफ जजमानी, वेदर द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट, वेदर द एग्जाम्पल ऑफ द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, कुछ भी आपको याद आ रहे हैं एग्जाम्पल्स, दैट यू कैन कोट। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेक्रेड एंड प्रोफेन विद एग्जाम्पल्स। अगेन द क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूपीएससी पेपर। हर साल, हर दूसरे तीसरे साल यूपीएससी सेक्रेड एंड प्रोफेन से कोई ना कोई सवाल पूछती है। अब बेसिकली अगला सवाल अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एमाइल डर्कहाइम एंड क्लिफर्ड गिट्स अप्रोच टू रिलीजन। अब देखो क्लिफर्ड गिट्स की रिलीजन की अप्रोच यहां पे पूछी गई। इस साल का यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, क्लिफर्ड गिट्स से रिलीजन से सवाल आ गया। So the students who are preparing for UPSC एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। देर आर हाई चांसेस कि स्टेट पीसीएस से कहीं ना कहीं जो है वो पेपर, एक आध क्वेश्चन जो है वो इंस्पायर होता हुआ आ जाता है, ठीक है। अब सेक्रेड एंड प्रोफेन सबको पता है, एंड एमाइल डर्कहाइम की जो अप्रोच है टूवर्ड्स सेक्रेड एंड प्रोफेन वो आपको लिखनी है। एंड देन क्लिफर्ड गिट्स जो है रिलीजन को किस तरह समझाते हैं। क्लिफर्ड गिट्स सेज दैट द रिलीजन इट इज द सेट ऑफ द सिंबल्स दैट एक्ट एज द सिंबॉलिक टू द मॉडल्स ऑफ लाइफ एंड मॉडल्स फॉर लाइफ, कि आपको जिंदगी कैसे व्यतीत करनी है, जिंदगी किस तरह से व्यतीत करनी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो एक रिलीजन जो है वो एक सिंबॉलिक सिस्टम की तरह काम करता है। एंड समटाइम्स दीज सिंबल्स दे कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर, दे कॉन्ट्राडिक्ट विद द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, जिसकी वजह से कई बार सॉलिडेरिटी भंग होने की कगार पे भी आ जाती है। एमाइल डर्कहाइम ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि रिलीजियस सिंबल्स जो हैं वो हमेशा सॉलिडेरिटी बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ बोथ द अप्रोचेस। अब अगेन इफ यू कुड हैव एनालाइज दिस पेपर प्रॉपरली, यूपीएससी जो बच्चे एग्जाम इस साल हाल में रोए हैं वो ना रोते। देन व्हाट इज द मैट्रिलिनियल डिसेंट एंड व्हाट इज द मैट्रिलिनियल पजल। मैट्रिलिनियल डिसेंट भाई सबको पता है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। देन उसके बाद मैट्रिलिनियल पजल। मैट्रिलिनियल पजल इट स्टार्टेड विद द HCS पेपर। द HCS पेपर दैट वाज आई थिंक हेल्ड इन 2021। उसके अंदर सबसे पहले ये सवाल पूछा गया मैट्रिलिनियल पजल। फिर उसके बाद जो है वो 2022 के अंदर जो सवाल है वो यूपीएससी ने रिपीट किया। यूपीएससी का क्वेश्चन ये था दैट इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज द इनहेरिटेंस एंड द रेजिडेंस रूल्स दे कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, तो बेसिकली पहले HCS में आया, हरियाणा सिविल सर्विसेज में आया, फिर उसके बाद यूपीएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया, और यूपीएससी के ठीक बाद ये सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। देख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे अदला बदली होती है। सो पिक अप द क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट नो द आंसर, आपको कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर जो नंबर्स हैं वहां पे कॉल कर लीजिए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। देन उसके बाद डिस्कस द व्यू दैट द कास्ट इज नॉट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बट द सिस्टम ऑफ हायरार्ची। अब बहुत सारे बच्चों को ये सवाल ही समझ में नहीं आया कि सवाल क्या कह रहा है। व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है जैसे आपकी ऑफिस के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है कि पहले आप हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर आपके बॉस हैं, फिर उनके बॉस हैं। दिस इज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। On the other hand, there is the system of hierarchy. Hierarchy, it is like ladder.
जिसको आप ऊपर चढ़ सकते हो। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन कि इंडियन कास्ट सिस्टम के अंदर मोबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सवाल। अगेन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 और फिर से जो है इट वाज रिपीटेड इन द जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जामिनेशन। वही रेपिटेशन, सेम टू सेम। देन व्हाट इज नरेटिव एनालिसिस एंड हाउ द नरेटिव एनालिसिस, ये जो है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होता है। The question, it is inspired from the oral history question that was asked in 2020 paper in UPSC. ठीक है, नरेटिव एनालिसिस और किस तरह से ये यूज हो सकता है। ठीक है, केस स्टडी एंड नरेटिव एनालिसिस ये क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वालिटी यहां से क्वालिटी डेटा आता है। ठीक है, आपकी रिसर्च जो है वो आप बहुत इजीली जो है वो इनके सहारे कंडक्ट कर सकते हो। सो अगेन the question, it has been inspired from the UPSC examination. Trisomy of 18th chromosome, again UPSC क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा ये जो है वो आपके पास ट्राइसोमी का क्वेश्चन, क्राइडूट चार्ट का, आपके पास डाउन सिंड्रोम, अगेन रिपीटेड थीम्स हैं यूपीएससी की। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो ग्रिमाल्डी मैन। अब 3 लोग हैं जो कि बार बार जम्मू कश्मीर में पूछे जा रहे हैं, चांसली डे, ग्रिमाल्डी मैन एंड क्रो मैग्नन। ठीक है, यूपीएससी ने इनको पूछना छोड़ दिया है बट जम्मू कश्मीर में बार बार इनकी बात होती है। एक और जो इंपॉर्टेंट पैटर्न जम्मू कश्मीर के पेपर में दिखाई देता है दैट इज द रेलिवेंस ऑफ करंट अफेयर्स। वो आजकल यूपीएससी में भी बनना शुरू हो गया है, द रेलिवेंस ऑफ करंट अफेयर्स। सो अगेन नोबेल प्राइज जो है वो सेवांते पाबो को मिला, वहां उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यूजेनिक्स, रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी, हियर इट इज अगेन रिपीटेड इन द जम्मू कश्मीर पेपर। बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी। अब देखो यहां पे ये नहीं पूछा गया दैट व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ द बायो इवेंट्स। बायो इवेंट्स इन दी फर्टिलिटी, इसके अंदर आपको सारे के सारे इवेंट्स के बारे में लिखना था। ठीक है, वेदर इट्स मेनार्च, वेदर इट इज मेनोपॉज, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर इज अनदर इवेंट कॉल्ड मैरिज। उनको जो है वो नीचे, खैर कल्चरल इवेंट है, उसको नीचे आप जो है वो लिख सकते थे। मेनार्च एंड मेनोपॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट, और दोनों का आपकी सेहत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है ये लिखना था। इस साल यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा कि मेनोपॉज का सेहत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगेन ड्राइव्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन करो तो 15 दिन, हफ्ता जरूर देना है इस चीज को कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हल करके जाना है। अगर कोई मेंटर है आपके पास उसको जो है वो जरूर दिखाइए हल करके उन सवालों को। हार्डी वाइनबर्ग लॉ क्या है? हार्डी वाइनबर्ग लॉ बेसिकली यही है कि अगर आप जीन फ्रीक्वेंसी को छेड़ोगे नहीं तो वो छिड़ेगी नहीं। ठीक है, दैट इज द हार्डी वाइनबर्ग लॉ, दैट इफ देयर इज इक्विलिब्रियम देयर विल ऑलवेज बी द इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं। अब इन एवोल्यूशनरी फोर्सेस से पिछले 4 सालों में 3 बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो उन एवोल्यूशनरी फोर्सेस के ऊपर अगेन जम्मू कश्मीर के अंदर भी सवाल दिखाई देता है। नियोलिथिक एवोल्यूशन, और सॉरी नियोलिथिक रेवोल्यूशन, अगेन रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी। हेयर अगेन इट हैज बीन रिपीटेड, बट एक स्टेप वो आगे बढ़ गए। नियोलिथिक इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन नॉट एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंसान का जीने का ढंग बिल्कुल चेंज हो चुका था। पहले एवोल्यूशन हो रहा था कि जो टूल्स हैं वो बड़ी टूल्स थी, बड़ी चॉपर चॉपिंग टूल्स थी। फिर उसके बाद धीरे 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 मीजोलिथिक तक आते आते जो छोटी टूल्स हैं वो यूज होनी शुरू हो गई थी, हंटिंग गैदरिंग चल रही थी। बट इन द नियोलिथिक, ड्यू टू द कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द सोशल स्ट्रक्चर, द टूल टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग चेंजेस। सो इट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। ये जो है वो जीवी चाइल्ड का थॉट आपको लिखना था। देन उसके बाद बात आती है कि इंडिया से क्या क्या एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अब कमाल की बात यह है कि इसी के अगले सवाल के अंदर इंडियन एग्जाम्पल्स इन्होंने पूछ लिए। ठीक है, तो अपने को जो है वो
आई थिंक नो, सो इट्स इन द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे सवाल में उन्होंने इंडियन एग्जाम्पल्स को पूछ रखा था, ठीक है। चिरंड वगैरह वाले जो है वो इंडियन एग्जाम्पल जो यहाँ पे दोगे वो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेपर में आ गए थे। देन उसके बाद व्हाट इज द कंसेंगुइन मैरिज। अगेन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। कंसेंगुइन मैरिज क्या होती है? जब आप अपने खून के रिश्ते के साथ ही शादी कर लेते हो। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या इफेक्ट्स होते हैं इन ब्रीडिंग के, कंसेंगुइन और कजन मैरिज के क्या इफेक्ट है। अगेन इट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द पेपर 2020 ऑफ यूपीएससी। ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 10 साल 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। भाई हल करके चले जाओ, 10 दिन लगेंगे, आराम से बैठो हल करके चले जाओ। एंड हर किसी टेस्ट सीरीज के ऊपर भारी है ये एक्सरसाइज। अपने मेंटर को चेक करवाओ, पार है बेटा आपका, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस। अगेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2021 दैट क्रोमोसोमल एबरेशंस पुट हैवोक ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके एग्जाम्पल्स बताने थे। सेम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ जो एक लैंग्वेज है वो चेंज कर दिया है। डिस्कस दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस साइटिंग द ह्यूमन कलर। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगेन इट्स अ थीम ऑफ यूपीएससी दैट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली, ठीक है। 2020 के अंदर सवाल था, 2018 के अंदर भी ये सवाल था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, ठीक है। सो अगेन वही थीम जो है वो यहाँ पे भी रिपीट होता आ रहा है। मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया मीन आयरन एज। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बताता है कि साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस करना है कि कैसे मेगालिथिक कल्चर के अंदर आपके पास जो है वो आयरन टेक्नोलॉजी साउथ इंडिया के अंदर मिली है। सो मेगालिथिक कल्चर के अंदर जो अलग अलग साइट्स हैं और उन साइट्स के अंदर जो लोगों की रहन सहन कैसी थी और किस तरह से जो आयरन टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, क्या उनके अवशेष मिले हैं, दैट यू हैड टू एनालाइज देयर। द बेसिकली द क्वेश्चन इज मेगालिथिक कल्चर। अगेन 2020, आई थिंक 2019, the question, it was in the short notes in UPSC examination, the similar question we see here. Okay, then उसके बाद designing equipments, supports and for forensic anthropology। ये जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं और इनको एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो समझाना है। बेसिकली द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी दैट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है वो हमने समझाना था। जैसे सच्चिदानंद ने जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए हॉकी स्टिक्स जो है वो बनाए थे, ठीक है। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें समझाने थे। उसी के साथ जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेम जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। एंड वी कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ द गनर्स दैट वर प्रिपेयर्ड बाय जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की डिलीवरी की जाती है या फिर जो लीगल चीज़ें हैं उनको, जो सबूत हैं उनको कैसे डिलीवर किया जाता है। दिस यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द आरुषि तलवार केस, यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ तंदूर कांड इन दिल्ली, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप बहुत ईजीली इस चीज़ को समझा सकते हो। देन व्हाट इज़ फिजिक, ठीक है। और उसके बाद जो है वो, अब देखो दिस क्वेश्चन इट इज द सबसेट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो डिस्क्राइब द हीथ कार्टर मेथड। अगेन द हीथ कार्टर मेथड अ रिपीटेड थीम फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है। बार बार ये सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। तो हीथ कार्टर मेथड, अच्छे से हीथ कार्टर मेथड और जो आपके पास बाकी जो सोमेटोटाइपिंग के मेथड्स हैं उनको, चाहे शेल्डन मेथड है, शेल्डन एंड हीथ कार्टर, दो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और दोनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ी जो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ है वो है कि किस तरह से उन लोगों ने डेटा को एनालाइज किया है, किस तरह से डेटा को जो है वो उन्होंने समझाया है। फिर उसके बाद बात आती है डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। एंड उसके साथ जो है वो कैसा स्टोन कल्चर एसोसिएट करते हैं आप। द क्वेश्चन अगेन इट्स अ डेरिवेटिव क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी।
culture of Australopithecus. It was asked. Australopithecus दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं, रोबस्टस, ठीक है, तो आप ठीक है, तो दोनों तरह के जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं उनके बारे में आपको लिखना है। देन उसके बाद जो है वो जो स्टोन एज कल्चर जो आपके पास ऑर्थोडोंटोकेरेटिक कल्चर है उसको जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। सो दिस इज योर पेपर एंड अगेन इट वाज अ वेरी रफ एनालिसिस ऑफ योर पेपर। बेसिकली जो इसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटजी समझाना चाहता था वो ये है दैट प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 10 ईयर पेपर ऑफ यूपीएससी। सवाल जो आपको पूछे जा रहे हैं, और मैंने इससे पिछले वाला जो पेपर था उसको भी एनालाइज किया है। जनरली द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड दे आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, बट सवालों को इस तरह से आपको एनालाइज नहीं करना है, इस तरह से सॉल्व नहीं करना है कि जैसे आपकी रफ बुक हो। आराम से घर पे बैठिए, सवालों को जैसे आप अपने फाइनल पेपर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं उस तरह से सॉल्व कीजिए। कोई भी आपका मेंटर होगा, कोई सीनियर होगा, आप उससे उन सवालों को एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिए। इतना ही नहीं, आप हर एक पॉइंट को पकड़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू दी केस स्टडीज़। उनके नीचे क्या क्या केस स्टडीज़ लिख सकते थे, कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, खुद का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी चीज़ें कम पड़ रही हैं, गो टू द लाइव सेक्शन ऑफ दिस चैनल एंड वहाँ पे जो है वो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी के हल करके रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।